नमस्कार। चीन को लेकर के हम लोग बहुत सारी बातें करते रहे हैं और बहुत उसको लेकर के जितनी हमारी चिंताएं रही हैं, कंसर्न रहे हैं और लेकिन हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं कि कहीं से कोई उसका तार नहीं मिल रहा है कि स्थितियां सामान्य हो। इतनी लंबी बातचीत हो चुकी है, लगभग दर्जन भर ऑफिशियल बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी वैसे ही चीजें चल रही। दूसरी तरफ देश में कुछ चीजें बहुत अच्छी हो रही, जिनको लेकर के हम सब लोग बहुत चिंतित रहते थे पहले, अब लेकिन वो सब पटरी पर आ रहे हैं। खास तौर से स्वदेशी जो हथियार हैं उनकी खरीद को लेकर के उनको आगे बढ़ाने को लेकर के जो काम पिछले कुछ एक वर्षों में देश में किया गया है वो अद्भुत तरीके से एक आगे बढ़ रहा है। हाल ही में तेजस विमानों की 86 तेजस विमानों की जो खरीद का मामला हुआ और उस पे कैबिनेट ने जो मोहर लगाई 48,000 करोड़ रुपए की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आखिर इतनी जल्द मतलब ऐसा इतना बड़ा फैसला क्यों किया गया, ये हमें समझना होगा। और बाकी स्तरों पर भी किस तरीके से भारतीय सेना काम कर रही है, भारत सरकार काम कर रही है, भारत सरकार की रक्षा मंत्री की चिंताएं क्या हैं, इन सब मामलों पर हम बातचीत करेंगे। सेना के पूर्व उप सेना अध्यक्ष किसी और नहीं, जनरल गुरमीत सिंह से। जनरल गुरमीत सिंह से हम लोग अक्सर बातचीत करते रहे हैं और हर बार बातचीत में इतना आनंद आता है, इतने नए तरीके से बात करते हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी, आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। अभी सरकार ने तेजस विमानों की जो खरीद की है वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है और आगे क्या हम इस पे विश्व के पटल पर इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? खुद ही आपको और सुनने वाले सबको आज के दिन जय हिंद। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज 73rd आर्मी डे है और इस समय के ऊपर में आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है जो भारतीय सुरक्षा के बारे में है। और सबसे बड़ी बात है जो आपका प्रश्न है वो उसका आधार है कि किस प्रकार से हम इंडिजिनाइजेशन और टेक्नोलॉजी को भारतीय सेना में लाएं, क्योंकि ये चैलेंज है फ्यूचर वॉरफेयर के लिए। और आपने जिस प्रकार समीक्षा की कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं, जिस प्रकार पर एलएसी के ऊपर में ईस्ट लद्दाख में 8 से 9 महीने से बॉर्डर स्टैंड ऑफ है और एलओसी भी एक्टिव रहा है और कश्मीर के अंदर में जो काउंटर टेररिज्म है उसके भी ऑपरेशन चलते ही रहे हैं। और आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी डे वाले दिन में जवानों की बहादुरी के लिए उनको वीरता के पुरस्कार दिए जाते हैं, मेडल दिए जाते हैं और यूनिट्स जो बहुत अच्छा करती हैं उनको साइटेशन दिया जाता है। तो इस बैकग्राउंड में जो आपने सवाल पूछा है, मेरे को एज ए सोल्जर, एज ए सिटीजन बहुत ही अच्छा लगा। और आपने इतना सुंदर सवाल किया है। देखिए जी, ये जो हाल ही में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और ये बहुत बड़ा फैसला है कि उन्होंने अप्रूव किया है, क्लियर किया है उस केस को जो 48,000 करोड़, जिससे कि एचएएल से 83 एलसीए मार्क 1 अल्फा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का जो उन्होंने डील किया है। देखिए, ये जो डील है ये मेगा डील है। ये आने वाले समय में एक गेम चेंजर सिद्ध होगा और ये सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर का जो रास्ता भारत ने अपनाया है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देगा। बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी जो भारत का एचएएल है जो एयरक्राफ्ट का निर्माण करते रहे हैं, उन्होंने हाल ही में नासिक और बेंगलोर के अंदर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया था और ऑगमेंटेड तरीके से टेक्नोलॉजी लाकर अभी काम करना शुरू किया है। और ये जो एचएएल ने तेजस का जो निर्माण करने का बेड़ा अपनाया है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। अगर तरीके से देखें तो कल ही जो एयर चीफ साहब ने इसकी तुलना चाइना और पाकिस्तान के JF-17 से की और हर पहलू में देखते हैं कि ये उन एयरक्राफ्ट से बेहतर एयरक्राफ्ट होगा। और बड़ी बात यह है कि ये जो स्टेट ऑफ आर्ट और मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये 4+ जनरेशन का है और ये
मुख्य बात है कि ये भारत का फर्स्ट बाय इंडियन एक कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर में इंडिजीनियस डेवलप किया है और मैन्युफैक्चर करने का इरादा है। इसमें शुरू में 50% जो कंटेंट होगा वो इंडियन इंडिजिनेशन का होगा, और जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तब तक 60% इसके कंटेंट भारत में ही बने चीजों से होगा। और ये चुनौती है HAL के लिए कि इस ऑर्डर को बिल्कुल ठीक टाइम में और एकदम क्वालिटी से इसको बनाएं। जो 83 का आपने आंकड़ा दिया था उसमें 73 LCA तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर एयरक्राफ्ट है और 10 LCA तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये एक बहुत ही बड़ा कदम है इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, एक बहुत बड़ा बूस्ट है इंडिजिनियस कैपेबिलिटी की तरफ में। और इससे जो एक इकोसिस्टम है भारत के अंदर में जो आधुनिक हथियार बनाने का, उसमें एक बहुत बड़ी पहल है। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो भारत की एयरफोर्स की, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए इस एयरक्राफ्ट के अंदर में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल आस्त्रा का इस्तेमाल होगा। इसके अंदर में जो रडार है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सिस्टम होगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सूट होगा और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी। और ये जो कैपेबिलिटी इससे आएगी वो स्टैंड ऑफ अटैक की कैपेबिलिटी, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो मेरे को तो एज ए सैनिक बहुत ही अच्छा लगा है कि भारतीय सरकार ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। पहली बार ये भारत के मिलिट्री इतिहास के अंदर में इतना बड़ा और इतना मैं तो कहूंगा इतना जोरदार जो एक फैसला लिया है, जिससे कि काफी हद तक जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर में जो एडिशन होगा, योगदान होगा, वो बहुत ही बढ़िया किस्म का होगा। उनको जो 6 स्क्वाड्रन तक मिलेंगे, इसके एक बहुत ही अच्छी बात है आज के दिन में। पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि जो मुझे काम पहले करना चाहिए था वो अब कर रहा हूं। भारतीय सेना दिवस पर आपको जय हिंद, आपको सलाम। और आपने जितना बड़ा काम किया है वो सचमुच अद्भुत है और उसके लिए हम सब आपकी भारतीय सेना की सराहना करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। पुनः एक बार आपका भारतीय सेना दिवस पर अभिनंदन। लेकिन ये जो खरीद हुई है, जितनी बड़ी खरीद हुई है, उसको उससे कितना बड़ा इम्पटस मिलेगा, कितना बड़ा आगे चीजें जाएंगी आत्मनिर्भर भारत के लिए, सेना के खरीद के सामान के लिए। और अभी तक तो ये शिकायतें रही हैं, खास तौर से जो सेना का निर्माण करती है ब्यूरो, हमारा जो काम करता है, जिसकी इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं ऑर्डिनेंस ब्यूरो की, वो उसके सामान को लेकर के बहुत सारी शिकायतें होती रही हैं। और उसमें ये कहा जाता रहा है कि वो सामान घटिया किस्म का आ जाता है और उसको ठीक नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक ठीक करने की प्रक्रिया कैसे रहेगी और कैसे उसको, अभी हमने हाल में ही सुना था कि बहुत सारे उनको जला दिया गया है, सामान को खत्म कर दिया गया है रेगिस्तान में जाकर के। ऐसी स्थिति में जब इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तो इस तेजस की जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है कि स्वीकारता, उसका लड़ाकूपन, वो कितना सही माना जा रहा है। तय बात है, सही माना जा रहा है तभी लिया जा रहा है, लेकिन और चीजें क्या उसको बराबरी पर आ रही हैं, जो सेना में और चीजें बन रही हैं, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कुछ और जो चीजें बना रहा है वो? अखिल जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के लिए, और स्पेशली जो PSU है कि उनका जो सामान है, सज्जो सामान जो भारतीय सेना को देते हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी तहत भी होने चाहिए। हमारे सामने में 2 बहुत बड़ी चुनौतियां रही हैं जो पूरे भारत ने इस चीज को समझा है। एक तो इंडिजिनाइजेशन की, लोकली प्रोड्यूस करने की, और दूसरा है टेक्नोलॉजी की।
जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर में बहुत जोर दिया, लेकिन देखा गया कि पिछले कुछ साल जो जिस प्रकार से मेक इन इंडिया की तरफ डिफेंस सेक्टर जाना चाहिए था वो गया नहीं था। तो ये एक जो इम्पेटस आपने बात किया है, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। और देखिए, जब बात संकट की होती है और बात भारतीय सुरक्षा की होती है, तो बाहर किसी देश के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें दो बात है कि पहले तो हमको जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस है उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, उसमें स्टेट को यानी कि सरकार को बहुत मदद करनी पड़ेगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी में हमारे को मदद लेना बहुत जरूरी भी है। और इस वक्त अगर हम बारीकी से देखें तो जिस प्रकार अमेरिका, रशिया और इजराइल ने हमारी मदद की है वो सचमुच में ही बहुत अच्छे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार हमारे रक्षा मंत्री जी रशिया में गए थे और जिस प्रकार से हमने डिप्लोमेटिक अपने रिलेशंस इजराइल और यूएस से किया है, वो उससे टेक्नोलॉजी में काफी मदद मिली है। और बड़ी बात यह है कि आप टेक्नोलॉजी में मदद ले सकते हैं, इंडिजिनियस का प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है। उस इकोनॉमी और फाइनेंस और मनी बहुत मैटर करती है। तो ये जो फैसला लिया है भारतीय सरकार ने, जिसके अंदर में सीसीएस में फैसला लिया है, एक बहुत ही आने वाले समय के ऊपर में इकोसिस्टम चेंज होगा। देखिए, ये जो डिफेंस इंडस्ट्री बेस है, इसको एक मदद की जरूरत थी, इसको एक प्रोत्साहन की जरूरत थी, वो इस ऑर्डर से मिला है। और मैं तो ये कहूंगा कि एचएएल को इस चुनौती को एकदम सरोसर लेना चाहिए और इसको ना केवल के अंदर में लेकिन एकदम क्वालिटी से इसको बनाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जितना भी पीएसयूज हैं उन्होंने अभी तक जो काम किया था वो इतना अच्छा नहीं था, और इसलिए उनके ऊपर में और भी जिम्मेवारी और भी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। और ये जो मेगा डील 48,000 करोड़ बहुत एक बड़ा फाइनेंस का पैकेज होता है, और इन्होंने हर एक चीज को बहुत डिटेल से नाप तोल कर क्या स्टैंडर्ड है, क्या काबिलियत है, उनको बहुत ही बारीकी से इंस्पेक्ट करने के बाद में ये लिया है। और देखिए, जिस प्रकार से अभी टारगेट किया गया है कि ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है इसको टेस्ट भी किया गया है, और इसके पीछे में हमारे मेहनत है पिछले 10, 15, 20 सालों की। और जिस प्रकार से इसको बनाया है, टेस्ट ट्रायल किया है, इस्तेमाल किया है, और जिस प्रकार ये उस स्टैंडर्ड में आया है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट है, मॉडर्न है, जनरेशन 4 प्लस का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। और इसकी बहुत बारीकी से तुलना भी की है जो चाइना और पाकिस्तान के पास में अभी JF-17 है। तो ये पाया गया है कि ये हमारे भारतीय सेना की कैपेबिलिटी को, जो डिफेंस का बनाने का इकोसिस्टम है, उसमें बहुत मदद करेगा। और मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत जगह ये बोला है कि अभी चुनौती है भारत के ऊपर में कि अपना मैन्युफैक्चरिंग स्किल, अपना मैन्युफैक्चर हब, अपना सप्लाई चेन, अपना वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर। और मैं सोचता हूं कि ये जो फैसला लिया है इससे ये सब जो हमारी कठिनाइयां और प्रॉब्लम है उस रुख में हमारा चलना एक बहुत बड़ा कदम है। आप जितने विश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं उससे लगता है कि क्या हम आने वाले दिनों में एक बड़े इंडस्ट्रियल हब की तरीके से विश्व की तरफ देखने की कोशिश कर सकते हैं। अभी देख नहीं रहे तो कोशिश कर सकते हैं। क्या हम एक्सपोर्ट करने की ओर में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तक ज्यादातर भारतीय सेना से जुड़े हुए साजो सामान और जितना भी है वो सब बाहर से मंगाना पड़ता है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है, क्योंकि तेजस को लेकर के है, तो क्या ये, क्योंकि MiG-21 के जितने स्क्वाड्रन थे वो सब खत्म हो रहे हैं, उनको उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उस संदर्भ में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और ये कैसे पुराने तेजस से अलग होंगे? ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिली जुली हैं। अखिल जी, आपने बहुत बारीक सवाल किया है। देखिए, ये जो सिक्योरिटी का एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं और स्ट्रैटेजिक तरीके से इस बात को देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो उसकी वो काबिलियत होनी चाहिए। पहली बात कि टू फ्रंट वॉर के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार चाइना, पाकिस्तान और इन दोनों के गठबंधन से जो टू फ्रंट का एक चैलेंज बना है उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो सज्जो सामान है, खासतौर पे जो मुख्य चीजें हैं, जिस प्रकार से नेवी की सबमरीन,
और फाइटर एयरक्राफ्ट और जो आर्मी के सामान है उसका जो स्टैंडर्ड है वो कंपैरेटिवली हमको एक एडवांटेज देना चाहिए। आपने देखा था कि जिस प्रकार हमने राफेल हवाई जहाज को अपने बेड़े के अंदर में शामिल किया तो किस प्रकार पूरे एनालिसिस के बाद में देखा गया कि उसने जो एयर की पिक्चर है, एयर पार की पिक्चर, उसको किस प्रकार बदला। और उसी को देखकर ये जरूरी है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम है, जो हमारा सामान का जो एयरफोर्स के इकोसिस्टम का जो है, जो मेन स्ट्रीम, उसको ये तेजस के ऊपर में निर्भर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और इसके ऊपर में भारत ने बहुत ही पैनी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। एयरफोर्स की तो ये इच्छा है कि हमारे पास में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए और जो 83 हैं ये हमारे को तेजस के इलाके में 4 से 6 जो स्क्वाड्रन देंगे। आपने देखा कि किस प्रकार हमने राफेल के भी 2 स्क्वाड्रन ऐड किए हैं और ये इससे जो 6, 7, 8 जो स्क्वाड्रन का बढ़ोतरी होगी उससे। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि देखिए हम लोग हर वक्त इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस रहना चाहिए। तो जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं जो ऑब्सोलेंट हो गए हैं, जहां जिनकी जो क्षमता है कम हो गई है, क्योंकि जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके लिए हमको तैयार रहना बहुत जरूरी है और उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप है। और जब तक ये हवाई जहाज बनकर एकदम तैयार हो जाएंगे तो हमारा जो एयरफोर्स की ताकत है, केपेबिलिटी है, स्किल है, उसमें इजाफा होगा और आने वाले जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके लिए एकदम हम लोग बिल्कुल तैयार होंगे। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही है, देखिए ये जो पूरा वातावरण है डिफेंस का, जिस प्रकार की जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस होना चाहिए, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का आगमन होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा आपने जिस प्रकार सुना है कि पहले भी हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, जो तमिलनाडु और लखनऊ में तैयार किए हैं, और पहले भी जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स हैं उन सब में एक बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट की, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक बढ़ावा मिलेगा। और इस कदम से क्या है, देखिए ये जो तेजस बनेंगे इससे जो एंसिलरी इंडस्ट्री है डिफेंस के और जो डिफेंस को सामान सप्लाई करते हैं और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो मेरे को तो एज ए सैनिक और एज अ सिटीजन बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके अंदर में हमारी जो इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, वो ज्वाइन करेंगे और इससे जो डिफेंस का इकोसिस्टम है जिसमें हम आप ही बनाएंगे। ये बहुत बड़ा इच्छा है हर एक जवान के अंदर, हर एक भारतीय के अंदर, कि जो हमारा आर्म फोर्सेस का सामान है वो हमको खुद ही बनाना चाहिए, किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो उस संदर्भ में ये बहुत ही अच्छा कदम है। अभी सेना अध्यक्ष ने, आर्मी चीफ ने जिस तरीके से कहा है चीन को लेकर के, और राजनाथ जी ने भी जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने चीन के रवैये को लेकर के बहुत चिंता जाहिर की है। ये मतलब आखिर क्या वजह है, हम इसको समझना चाहेंगे कि चीन से हम इतनी बातचीत कर रहे हैं, चीन से हम इतना सब कुछ उस पे दबाव भी डाल रहे हैं, उसके आर्थिक क्षेत्रों के से, आर्थिक हितों से जुड़े हुए चीजों पर भी दबाव डाल रहे हैं। क्या वजह है चीन मानता नहीं है? मेरा ये अक्सर चीन को लेकर कहना होता है कि चीन है कि मानता नहीं, क्या वजह है? देखिए अक्कू जी, ये समझने के लिए चाइना की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा कि 2020 से पहले हम जो चीन को देखते थे, चीन ने बहुत ही सालों से 3W का एक वॉरफेयर शुरू किया हुआ था। जो 3 वॉरफेयर हैं, पहला है साइकोलॉजिकल वॉर, दूसरा मीडिया वॉर और तीसरा लीगल वॉर। चाइना ने पूरे दुनिया के ऊपर में एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था, एक साइकोलॉजिकल वॉर किया हुआ था कि चाइना की जो PLA है वो बहुत ही एक तगड़ी वाली फोर्स है, और चाइना की जिस प्रकार ग्रेट वॉल है उसी प्रकार जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर में भी वॉल लगाया हुआ है कि बाहर में यही ना पता चले कि उसकी एक्चुअल हालत क्या है। लेकिन देखिए ये जो 2020 के अंदर में उन्होंने कुछ एक बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं। पहली तो उन्होंने कोविड की तो बहुत गलती की है, मानवता और पूरे विश्व के स्तर के ऊपर में बहुत बड़ी गलती की। लेकिन देखिए जब उसने ईस्ट लद्दाख के अंदर में अपनी एक्टिविटी शुरू की तो 15 जून को जो हुआ गलवान में,
हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो पीएलए की असलियत है वो पूरा विश्व और भारत के सामने में आ गई। तो उससे ये पता चला कि पीएलए तगड़ी फोर्स नहीं है, वो तो एक्चुअली सच पूछे तो वो फौज भी नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी एक दल है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनका जो लड़ने का एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी नहीं है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। पहले तो लड़े थे 1979 में, तो उनका जो स्टैंडर्ड है, दर है, स्तर है, वो इतना नहीं है जितना दिखा रहे थे। और उसके बाद में देखिए एक और कमाल हुआ कि 29 और 30 अगस्त की रात को जो भारत ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया और अपने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, डोमिनेटिंग लोकेशन, उनको ऑक्युपाई किया और किस प्रकार से चाइना को बुरी तरह से सरप्राइज कर दिया। उसके बाद जो यथार्थ स्थिति है सुरक्षा की इस लद्दाख में, वो पूर्ण रूप से बदल गई है। और जो भारत की जो स्थिति है बहुत मजबूत है। और जिस प्रकार पूरा विश्व चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है 2020 में, और चाइना ने हर एक जगह एक बेलिजरेंस और लड़ाई का जो एक माहौल बनाया हुआ था, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान, तो पूरा विश्व उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया और सबको पता लग गया है कि चीन का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो ये दिखा रहा था। और बड़ी बात क्या है, मैं तो चाइना 8 बार गया हूं और इस टॉपिक में पिछले 25 साल से बहुत फोकस्ड रहा हूं। चाइना की एक साइकोलॉजी है, जो आपने बहुत एक इनोसेंट क्वेश्चन किया है, एक बहुत सुंदर सा सवाल किया है कि क्यों नहीं कर रहा है। चाइना की साइकोलॉजी में सबसे मुश्किल बात है कि अपना फेस सेविंग कैसा किया जाए। अभी हार तो हुई है उनकी गलवान में, उनका जो कमजोरियां सबके सामने में आई हैं, जो भारत ने 29-30 अगस्त किया है, वो सब पूरे दुनिया ने देखा है। और जिस प्रकार से भारत ने चुनौती दी है और भारत की कैपेबिलिटी सामने आई है, उसके बाद भी जिस मुस्तैदी के साथ में भारत इस लद्दाख पे अपनी पोजीशन बनाए हुए है, तो चीन का जो स्टैंडर्ड है, उनकी तो हालत बहुत पतली है, उनकी तो हालत बहुत खराब है, उनसे तो वहां पर रहा नहीं जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अभी वो अपना फेस सेविंग कैसे करें, तो फेस सेविंग के लिए उनको बहुत मुश्किलें आ रही हैं। और उसके अलावा उनकी जो अंदरूनी स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। वहां जो प्रोटेस्ट हैं, जो उनकी लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है, तो एंड आप देख लीजिए उसका सबसे बड़ा जो नापाक गठबंधन है वो पाकिस्तान के साथ में है, और पाकिस्तान के खुद कितनी अंदरूनी स्थिति खराब है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो एक डिफिकल्टी ऑफ डिसीजन है चाइना के लिए, इसीलिए लगता है कि 8 मीटिंग मिलिट्री लेवल पे, 5 मीटिंग डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर में, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एनएसए लेवल, रक्षा मंत्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के लेवल के ऊपर में भी ये सब बातें हुई हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो एक्चुअली कर तो दिया है लेकिन फंस गए हैं, उनको पता नहीं अभी इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है। क्योंकि अभी जिस तरीके की चाइना की हालत है उसके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में उनका अनुभव नहीं है और हालत इतनी पतली हुई कि उनको ईस्ट ऑफ लद्दाख से 10,000 सैनिक जो है वापस बुलाने पड़े। ये एक तरीके से जिसपे भारतीय मीडिया में बहुत सारा हुल्लड़ नहीं मचा, लेकिन ये मुझे लगता है मचना चाहिए। और ये चीन की कमजोरी का लोगों को पता लगना चाहिए कि चीन ऐसी स्थिति में काम करता रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ ये हुआ और दूसरी तरफ ये हुआ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के भी कुछ बातें की हैं। क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के बहुत हाय तौबा, एक दूसरा पक्ष है कि बहुत हाय तौबा जो मचाते हैं मचाना बंद करें और उसकी चिंता करना कम करें? इस पर आपका क्या कहना है? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं बोलूंगा इस क्षण का एक बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन है। पहले आपने बात की जो चाइना ने 10,000 ट्रूप्स को पीछे किया है। देखिए ये ट्रूप्स बिल्कुल एलएसी के इलाके से नहीं थे, ये जो उनके डेप्थ के इलाके में रिजर्व हैं उनको पीछे किया है। तो इसके कारण अभी आर्मी चीफ ने भी ये कहा था कि जो एलएसी के ऊपर में सिचुएशन है, जो स्टेटस को था, उसमें कोई बदलाव नहीं है और कोई रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स नहीं है बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया से। ये पहले समझना बहुत जरूरी बात है। और आपको तो मालूम है कि किस प्रकार पिछले 3 महीने में 2 बार चीनी सैनिक गलती से भटक
भागते हुए एलएसी को क्रॉस कर गए, क्योंकि उनको इस इलाके में बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं, और क्योंकि इस इलाके में हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन की कमी है, स्नो है, विंटर्स हैं, जो चाइनीज सोल्जर के लिए बहुत मुश्किल है और डिसओरिएंट हो जाते हैं। और 2 बार तो उनके सैनिक आए हैं, तो हमने उनको वापस भी किया है। और अभी आप उसके आगे में आपने कहा कि जो डॉक्टर जयशंकर जी ने, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के में इंटरवेंशन के तौर के ऊपर में अपनी प्रतिक्रिया रखी, और उसमें बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कही कि देखिए, पूरे विश्व को पॉलिटिकल विल बनानी पड़ेगी टेररिज्म के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बिना नाम लिए उन्होंने, और बिल्कुल सबको मालूम है कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं जब टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 1993 का जो मुंबई ब्लास्ट था, उनके जो आरोपी थे, उनको पाकिस्तान ने उनको 5 स्टार होटल्स में रख रहे थे, इस प्रकार से उनकी देखभाल कर रहे थे। और इसलिए उन्होंने पूरे विश्व के लिए एक 8 पॉइंट एक्शन प्लान के बारे में बात की कि हमारे को सबको मिलकर ये जो टेररिज्म का मेनेंस है, इसको पूरा खत्म करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, जब बात टेररिज्म की है तो कोई इफ और बट की बात नहीं है, उसमें कोई गुड और बैड टेररिज्म की बात नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम टेररिस्ट को या टेररिज्म को जस्टिफाई करें या टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करें। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यूएन और जो FATF है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। जिस प्रकार से FATF ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर पाकिस्तान के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रेशर, अभी तो ग्रे जोन में है, अगर काम नहीं करेंगे ठीक से, अगर वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म नहीं करेंगे तो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। इसके बारे में एक बहुत अच्छी उन्होंने कहा। और उन्होंने एक खास तौर पर एक बात कहा कि जो यूएन के जो कमेटीज हैं और जो उनका काम करने का तरीका है, उसके अंदर में सैंक्शन और काउंटर टेररिज्म के इन सिलसिलों के ऊपर में रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो यूएन के विषय में तो पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कई जगह पे ये कहा है और कई बार कहा है कि यूएन में रिफॉर्म्स होने की बहुत खास जरूरत है, क्योंकि जब यूएन बना था तो तब से लेकर अभी तक तो परिस्थिति बहुत ही अलग तरीके से बदल गई है, इसलिए रिफॉर्म करने जरूरी है। देखिए, इस साल 1 जनवरी से जो भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप में अभी आए हैं, ये 8वीं बार है कि हम जा रहे हैं, लेकिन अभी विश्व को देखना पड़ेगा कि जो यथास्थिति है उसमें भारत का स्थान क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। और इन सब को देखते हुए मैं तो ऐसे सोचता हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अवश्य ही भारत को परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए, क्योंकि स्थिति बदल गई है और भारत का जो योगदान है, भारत का जो पूरे विश्व में, आप देखिए कि कोविड में किस प्रकार भारत ने एक उदाहरण की तरह एक आगे बढ़कर इस क्षेत्र में काम किया है, पूरे विश्व को मदद की है, और जो भारत की काबिलियत है वो किस प्रकार से उभर के आई है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का और आई थिंक उसमें रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि आपने, क्योंकि हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, इसलिए एक या तो रिफॉर्म्स हो या फिर ये कहा जाए कि हम इसमें क्यों इसके पीछे इतना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके कंट्रीब्यूशन अब ऐसा माना जा रहा है, एक पक्ष है उसका ऐसा मान रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऐसे अब बहुत मतलब उसके पक्षों को कमजोर किया जा रहा है, विश्व ताकतें उसको कमजोर कर रही हैं, तो ऐसे में शायद बहुत जरूरत नहीं होगी। खैर, जो भी है, बहुत बहुत आभार आपका, और एक बार फिर पुनः आपको भारतीय सेना दिवस के अवसर पर बहुत मुबारकबाद, और हम सब आप पर बहुत गर्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जय हिंद। जय हिंद।